सभी को नमस्कार। आगे आगे यही चैप्टर करने जा रहे हैं जो हमने पहले छोड़ दिया था। तो आगे स्टार्ट करते हैं सांस्कृतिक तत्व से। मैंने आप सभी को यहाँ तक मैंने बता दिया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो शुरू करते हैं। भारत में सांस्कृतिक तत्व ऐसे हैं जिन्होंने भारत में कुछ सामाजिक समस्याओं के बने रहने के खास योगदान किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सांस्कृतिक विशेषताएं विशेष तौर पर देखी जा सकती हैं। तो सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं वो मैंने बताया था कि किस प्रकार भाग्यवाद है, भाग्य का सहारा लेना, और विशिष्टवाद है अपनी ही जाति का समर्थन करना या अपनी ही जाति के समूह का समर्थन करना, और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति दृष्टिकोण। मैंने बताया था किस प्रकार सार्वजनिक संपत्ति को लोग तोड़ देते हैं और हानि पहुंचाते हैं उन सब चीज़ों पे। और सत्तात्मक व्यवस्था, पिता की जो एक व्यवस्था होती है पिता पुरुष प्रधान समाज में, तो उस पर चर्चा की गई है। तो आगे पढ़ते हैं भाग्यवाद में इनकी पूरी एक्सप्लेन कर रखा हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं। भारत में सामाजिक समस्याओं से जुड़ा रहने वाला एक सांस्कृतिक तत्व भाग्यवाद है। कर्म और पूर्व जन्म के सिद्धांत में जीवन के प्रति भाग्यवादी प्रवृत्ति के बावजूद मजबूत तत्व हैं। एक ऐसी प्रवृत्ति है जो जीवन में असफलता को भाग्य और कर्म के फल के रूप में स्वीकार करती है। भाग्य और कर्म का सिद्धांत अन्याय और शोषण के विरुद्ध जन सामान्य के प्रतिरोध को रोकने का एक तरीका सिद्ध हुआ है। छुआछूत, भेदभाव, बंधुआ मजदूर जैसी कुप्रथाएं लंबे समय तक भारत में रही हैं। उनके बने रहने के बारे में और इनसे प्रभावित लोगों ने इन्हें कोई चुनौती नहीं दी। ऐसा इसलिए हुआ कि प्रभावित लोगों ने उन प्रथाओं को अपने पिछले जन्म के कर्मों और भाग्य का फल माना। जैसे अगर इस जन्म में उनके साथ कोई घटना होती है तो वो समझते कि हमारे पुराने जन्मों जो हमने पिछले कर्म किए हैं तो उसका फल आज हमें ये मिल रहा है, तो अपना भाग्य मान लेते हैं कि शायद हमारे कर्म में यही लिखा है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में तो यही लिखा था, तो अपने कर्म को ही वो मान लेते हैं कि हमारे पुराने जो भी हमने कर्म किए थे उसका ये फल है। तो कल्याण और विकास कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष भाग्यवाद में विश्वास करने वाले जन सामान्य को की उदासीनता और भेदभाव के कारण ऐसी स्थिति में पीछे रह जाते हैं। तो किस प्रकार हमने पढ़ा कि भाग्यवाद में क्या नज़रिया है, कैसे इसको बताया गया है भाग्यवाद में। तो आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठवाद में अपनी ही जाति या अपने ही समूह या अपने धर्म के लोगों का समर्थन करना। तो भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली दूसरी सांस्कृतिक विशेषता सर्वहितवाद के विरुद्ध वशिष्ठवाद है। मतलब सर्वहितवाद का सबके हित के बारे में ना सोचकर सिर्फ सर्वहितवाद के विरुद्ध विशिष्टवाद है। मतलब अपने ही लोगों को समर्थन करना। ये अपने लोगों, अपने संबंधियों, अपनी जाति और या अपने धर्म के लोगों के लिए अत्यधिक ध्यान रखने की अवधारणा में झलकता है। प्राय अपने निर्णय व कार्यों में सर्वहितवाद का मानव में अलग अलग रख दिया जाता है। हमारे समाज में चल रहे पक्षपात या भेदभाव जैसे भ्रष्टाचार सर्वहितवाद के मानदंडों के प्रति उपेक्षा के परिणाम हैं। जाति, जनजाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर एक समाज का दूसरे समाज से कुछ आपसी विवाद भी अपनी अलग पहचान बनाने और अपने को विशिष्ट मानने के आधार पर सामाजिक राजनीतिक हैसियत प्राप्त किए जाने की कोशिश के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लोग अपने अपने जो भी हित हैं लोगों के समूह में, वो एक दूसरे अगर वो एक का हित अगर अच्छा है तो दूसरे का बुरा है। इसी चक्कर में जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं दूसरों के लिए। जिसका अच्छा है तो उसको तो सही है, लेकिन जो उसका बुरा है उसका एक प्रकार संघर्ष
शुरू हो जाता है और लोग अपनी हैसियत बनाने लग जाते हैं अपने अपने समूह में। किसी भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर, किसी भी, और राजनीति में अपना प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। तो आगे पढ़ते हैं सार्वजनिक संपत्ति के प्रति दृष्टिकोण। भारतीय समाज की दूसरी विशेषता उसकी जिसका संबंध भ्रष्टाचार से है। सार्वजनिक संपत्ति और धन के प्रति उपेक्षा का भाव रखना। ऐसा विश्वास है कि भारतीयों को ये औपनिवेशिक शासन की विरासत में मिला है। दुर्भाग्यवश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई प्रतीत होती है। सार्वजनिक संपत्ति के प्रति इस प्रकार ध्यान न देना ही भ्रष्टाचार, काला धन, कर चोरी और सार्वजनिक वस्तुओं के दुरुपयोग और सार्वजनिक निर्माण में निम्न कोटि की सामग्री के इस्तेमाल का एक मूल कारण है। किस प्रकार सार्वजनिक संपत्ति या भ्रष्टाचार, काला धन, इसमें आप समझ गए होंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैं धीरे से इसलिए मैं पढ़ती हूँ ताकि आपको एक एक लाइन समझ में आए। आगे पढ़ते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था। जैसा कि विश्व में अन्यत्र है भी, भारतीय समाज के बहुत से समाजों में कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है, जिसमें पुरुष का प्रभुत्व होता है। भारतीय समाज में महिला की भूमिका की संकल्पना पत्नी और माँ के रूप में ही हो रही है। मतलब ज़्यादातर मात्रा में अगर देखा जाए तो पत्नी और माँ के रूप में महिला को प्रदर्शित किया जाता है। भारत में महिला की सामाजिक परिस्थिति पुरुष की तुलना में हीन मानी जाती रही है। ये समस्या सांस्कृतिक आवश्यकताओं के कारण और भी गहरी हो जाती है। यह मानकर चला जाता है कि लड़का परिवार की वंश परंपरा को आगे चलाएगा और मृत्यु होने के बाद धार्मिक अनुष्ठान भी वही पूरा करेगा। जैसे श्राद्ध करना तो लड़के ही करते हैं, तो इस प्रकार इसमें यही कहा गया है कि धार्मिक अनुष्ठान भी वही पूरा करेगा। इस धारणा ने लड़कों के लिए सांस्कृतिक रूप से तरजीह दी है और लड़की को निम्न दर्जा दिया है तथा उसे एक बोझ माना है। इससे महिलाएं पुरुष की अधीनता का शिकार हुई है और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके खिलाफ भेदभाव बढ़ता जाता है। दहेज, बहू के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी को मारना पीटना, निरक्षरता, लड़की को न पढ़ाना, व्यवसायगत भेदभाव, सामाजिक अलगाव और मनोवैज्ञानिक रूप से आश्रित होना कि डिपेंड रहना एक पुरुष के ऊपर। किसी भी एक गृहिणी जो होती है वो कहीं अब शायद चेंज हो गया है पर ज़्यादातर मात्रा में देख सकते हैं। आश्रित होना आदि जिन समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है उनका मूल कारण लड़के को वरीयता दिए जाने की अवधारणा में निहित है। लड़के को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है लड़की की अपेक्षा। तो इस प्रकार हमने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पढ़ा। आगे पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था, गरीबी और शिक्षा। बस हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। आगे एक चैप्टर थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, उसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो। आर्थिक रूप से भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ कृषि समाज की प्रधानता रही है। स्वाभाविक रूप से मजदूर वर्ग की कृषि पर निर्भरता अधिक है। जो मजदूर वर्ग है वो कृषि पर अधिक निर्भर है और अल्प विकसित कृषि पर मजदूर वर्ग की इस प्रकार की अत्यधिक निर्भरता भारत में सामाजिक समस्याओं में से प्रमुख कारण है। इससे प्रत्यक्ष तौर पर गरीबी बढ़ती है, जो कि भारत में बहुत सी अन्य सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों में से एक है। कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, भिक्षावृत्ति मतलब भिक्षा मांगना, वेश्यावृत्ति आदि का मूल कारण भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी ही रही है। भारतीय समाज में संपत्ति का असमान बंटवारा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि जो गरीबी का मूल कारण इसमें यही बताया गया है कि गरीब लोग किस किस पर निर्भर होते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, गरीब लोग सबसे पहले कृषि पर निर्भर होते हैं। अगर उनके पास ज़मीन है तो वो कृषि पर निर्भर होंगे। अगर उनके पास ज़मीन नहीं है, गांव के इलाकों में रहते हैं, तो शहरों की तरफ भागेंगे। और शहरों में उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो भिक्षा मांगने लग जाते हैं। उनका स्वास्थ्य, उनके जो गरीब होते हैं उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। और जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं उनका खुद का पोषण तो होता नहीं है, और इस प्रकार बच्चे भी कुपोषित होते हैं। और वेश्यावृत्ति भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं या उन्हें किसी तरह फंसा लिया जाता है तो वो वेश्यावृत्ति की ओर भी ज़्यादा अक्सर बढ़ जाती हैं। और मूल कारण एक तरह से देखा जाए तो गरीबी का यही है। तो आगे पढ़ते हैं। भारतीय समाज में संपत्ति का असमान बंटवारा है। कोई अमीर से अमीर होता जा रहा है और कोई गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसी चीज़ में इसमें संपत्ति का असमान बंटवारा है। भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी के बीच समृद्ध लोग भी रहते हैं, जिनके पास अच्छा खासा बुनियादी ज़रूरतें अच्छी खासी हैं, ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो अमीर हैं और कुछ बहुत संख्या में इतने गरीब हैं कि खाने की लानत तक पड़ी हुई है। तो गरीबी के बीच भी समृद्ध लोग रहते हैं। इस असमानता के कारण विकास और कल्याण सेवाओं के लाभ भी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को असमान रूप से प्राप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में गरीबों में तथा समाज के पिछड़े वर्गों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि गरीबों का जो भी कल्याण की जो भी सेवाएं होती हैं वो बिचौलिए या अमीर वर्ग ही ले लेते हैं। अर्थव्यवस्था, गरीबी, शिक्षा के बीच गहरा संबंध है। भारत में निरक्षरता का सीधा संबंध गरीबी से है। जो इंसान नहीं पढ़ रहा होता है वो मजदूरी के लिए मजदूरी ही करेगा, और कोई उसके पास साधन है ही, या तो अपना काम करेगा वो छोटा मोटा या मजदूरी। तो इसमें यही बात की गई है कि भारत में निरक्षरता मतलब अनपढ़ता का सीधा संबंध गरीबी से है। उच्च शिक्षा में अनियोजित वृद्धि से शिक्षित बेरोजगारी की समस्या हुई है, क्योंकि कोई प्लानिंग ना होना, स्टार्टिंग में बच्चों को शिक्षित न करना कि आपने आगे चल के क्या करना है। इस प्रकार बच्चे पढ़ लिख कर भी बेरोजगार रह जाते हैं, उनका कोई मार्गदर्शन नहीं करता। तो इस प्रकार बेरोजगारी भी एक समस्या हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव विकास के कुछ पहलू, इसमें कुछ मानव विकास सूचांक दिए हुए हैं। इसके अगर आपके पास बुक होगा तो आप ये पढ़ लीजिएगा, बॉक्स में है। तो आगे पढ़ते हैं। बाल श्रमिक जिससे कि देश में स्पष्टता गरीबी प्रकट होती है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे अगर मजदूरी कर रहे हैं तो वहाँ तो गरीबी ज़्यादा मात्रा में देखी जाएगी, क्योंकि रोज़गार वो अपने पेट पालने के लिए वो छोटे छोटे बच्चे भी अपना सामान लेकर या कुछ भी लेकर बेचने लग जाते हैं, किसी दुकान पर लग जाते हैं, और माँ बाप भी उन्हें लगा देते हैं। और फिर पढ़ाई की तो दूर की बात है। तो जिससे कि देश में स्पष्टता गरीबी प्रकट होती है। भारत में एक सामाजिक समस्या बन गए हैं। समाज के गरीब वर्गों के परिवार की एक बड़ी संख्या अपने बच्चों की कमाई पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हैं। वे ऐसी स्थिति में नहीं होते कि वे अपने बच्चों को पूर्णकालिक स्कूली पढ़ाई के लिए या अंशकालिक पढ़ाई के लिए छोड़ सकें। मतलब कि या तो वो पूरी स्टार्टिंग से ही बच्चे के पढ़ने के लिए छोड़ दें स्कूल में, जो एक बुनियादी ज़रूरत होती है, और अंशकालिक में भी कभी कभी स्कूल जाना, तो इसको भी वो नहीं करवा पाते, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं स्कूल भेज पाते। इस प्रकार से जिन बच्चों की आयु स्कूल में पढ़ाई करने की होती है वे मजदूर के रूप में काम करते हुए पाए जाते हैं। कार्यरत बच्चों के परिवारों की आर्थिक मजबूरियों के अलावा लघु उद्योगों को लगाने वाले कुछ मालिक भी बाल श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए वरीयता देते हैं। उनके लिए बाल श्रमिक सस्ते पड़ते हैं। इससे उत्पादन की लागत में कमी आती है और लाभ जो होता है वो अधिक से अधिक होता है। इस प्रकार से बाल श्रमिकों को उनके माँ बाप और उद्योगों के मालिक दोनों ही के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। अतः भयंकर परिस्थितियों के अंतर्गत बच्चों के काम करने और कम मजदूरी पाने के बावजूद भारत में
बाल श्रमिक फलते फूलते हैं। तो इस प्रकार आप सबने पढ़ा किस प्रकार बाल श्रमिक होता है। पढ़ाई की दूर बात है, लोग अपना पेट, यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पाते और इस प्रकार उनके बच्चे भी मजदूरी करने के लिए शुरू हो जाते हैं अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के पेट पालने के लिए। तो आगे पढ़ते हैं निरक्षरता और शिक्षा। व्यापक पैमाने पर गरीबी का कुप्रभाव भारत में शिक्षा पर भी पड़ा है। देश में व्यापक स्तर पर निरक्षरता की समस्या, अनपढ़ता के जो कम पढ़े लिखे हैं लोग हैं, निरक्षरता की समस्या गरीबी की स्थिति का एक बड़ा परिणाम है जिसमें जन सामान्य रहते हैं। गरीब लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए पहले से ही इतने दबे और चिंतित रहते हैं कि शिक्षा के प्रति उनका कोई रुझान ही नहीं होता या समय ही नहीं मिल पाता। गरीब व्यक्ति जब सुबह शाम की रोटी का जुगाड़ करने के लिए संघर्ष कर रहा है तो उसे शिक्षा के मूल्यों के बारे में समझाना ही हास्यास्पद होगा। एक हंसी वाली बात होगी कि वो इंसान जो अपने पेट के लिए जुगाड़ कर रहा है वो शिक्षा के लिए कहाँ कर पाएगा। तो वही बात इसमें कही गई है। गरीब वर्ग के अधिकांश लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने तक को तैयार नहीं होते। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा देते हैं उनमें से अधिकांश लोग अपने बच्चों को साक्षरता की किसी सार्थक मानक स्तर पर पहुंचने से पहले ही स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। एक डिग्री लेने तक या एक 10th या +2 या कोई भी वहाँ तक पहुँचने से पहले बच्चे हट जाते हैं। स्कूलों में भी देखा होगा बड़ी संख्या में जो बच्चे होते हैं गरीब वर्ग से आते हैं वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी होती नहीं है, लड़ाई झगड़े गरीबी स्थिति में। तो बच्चे का एक तो पहली बात मन नहीं लगेगा पढ़ने में और दूसरी बात वो ऐसी स्थिति भी नहीं होगी, ऐसी परिस्थितियाँ भी नहीं होगी कि वो स्कूल जाए या उसका इंटरेस्ट हो पढ़ाई में। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बच्चे स्कूल जाना भी माँ बाप बंद करवा देते हैं और बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत को व्यापक निरक्षरता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साक्षरता प्राप्त करने में सक्षम देश की जनसंख्या के लगभग 50% लोग अभी भी निरक्षर हैं। 50% लोग भी अभी भी अनपढ़ हैं। और ऐसा नहीं है कि डिजिटल दुनिया में या अब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि डिजिटल दुनिया बन रहा है, अभी भी अगर कोई ग्रामीण वर्गों इलाके में जाएगा तो वहाँ ऐसे बहुत लोग मिलेंगे या वहाँ बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे जो किसी का पोस्टर लगा रहा है कहीं पे किसी दुकान में, या मालिक लोग भी ऐसे होते हैं बच्चों को लगा लेते हैं। उनका क्या है, उनको तो सस्ते बंदे मिल रहे हैं, सस्ते बच्चे मिल रहे हैं तो अपना काम निकलवा लेते हैं। शिक्षा प्रणाली, आगे पढ़ते हैं। शिक्षा प्रणाली समाज को विभिन्न तरीके से व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है। समाज में विभिन्न तरीके से और व्यापक स्तर पर, एक बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। भारत में उच्च स्तर पर शिक्षा का अंधाधुंध विस्तार सामाजिक मांगों और राजनीतिक दबावों के कारण हुआ है। भारत में शिक्षा प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से है। तो व्यापक निरक्षरता, बड़े पैमाने पर अनपढ़ता कह सकते हैं आप, जो कम पढ़े, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के अपर्याप्त लक्ष्य। आगे पढ़ते हैं, इसको हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको अच्छे से हम आपको उसमें समझा देंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको आगे मिलेंगे। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षा पर समुचित बल ना दिया जाना, और उसके बाद है उच्च शिक्षा पर अनुचित जोर, जो कि कुल मिलाकर प्रविधि प्रबंधन डॉक्टरी संस्थानों या बड़े शहरों के कुछ कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को छोड़कर गुणवत्ता की दृष्टि में स्तरीय नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि सरकारी और प्राइवेट में अंतर है? क्योंकि जो अच्छा पैसा लगाएगा, आजकल शिक्षा पर भी एक जुआ खेल जैसा हो गया है कि जो अच्छा पैसा लगाएगा शिक्षा उसी को अच्छी प्राप्त होगी। प्राइवेट में क्यों अपने सरकारी स्कूल के टीचर्स लोग, जितने भी टीचर्स होते हैं, अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट में लगाते हैं? इसका मूल कारण क्या है? इसका अर्थ यही हुआ कि जो सरकारी स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो खुद जानते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इसलिए तो अपने बच्चों को प्राइवेट में डालते हैं। अगर देखा जाए, अगर एक टीम बनाई जाए और उसमें देखा जाए कितने स्कूलों में कितने टीचर्स के बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं,
तो पूरी बात सामने आ जाएगी कि जो टीचर्स लोग हैं वो अपने बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि वो क्या देते हैं, क्या मानते हैं सरकारी स्कूल की प्रणाली को। तो आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप ये देखने का कोई प्रश्न ही नहीं किया गया कि शिक्षा प्रणाली ने उच्च स्तर पर जिन शिक्षितों को जिस गुणवत्ता और व्याख्या में संख्या में तैयार किया है, शिक्षितों को जिस गुणवत्ता और संख्या में तैयार किया है, वे देश की आर्थिक प्रणाली में खप न सके। इस अनियोजित विस्तार का कुल परिणाम ये रहा कि शिक्षित बेरोजगारी और अल्प रोजगारी में वृद्धि होती रही। यह स्थिति स्पष्टतः ही आर्थिक प्रणाली की मांग से अधिक शिक्षित को पैदा करने अथवा शिक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल न होने के कारण है। मतलब बड़ी संख्या में बेरोजगारी है और कम संख्या में रोजगार है। भारत में अर्थव्यवस्था और शिक्षा के बीच तालमेल न होने का अन्य प्रकार भी है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें भारत में कुछ शिक्षा संस्थाओं द्वारा पैदा किए गए कुछ उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षितों को देश में अनेक अनुकूल पद नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप प्रतिभा पलायन होता है और भारत सार्वजनिक संसाधनों की अत्यंत भारी कीमत पर उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षितों की सर्वोत्तम श्रेणी को खो देता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको यहाँ तक उनको भी वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिसके लिए उन्होंने तैयारी की हुई होती है और उसके बाद वो किसी और चीज़ में लग जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण की बात करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे शहरीकरण। भारत में औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही है। औद्योगिकरण देश के कुछ ही भागों में हुआ है। परिणाम ये हुआ कि कुछ शहरों की जनसंख्या में बेहद वृद्धि हुई। कुछ शहरों में जनसंख्या में इस बेहद वृद्धि से शहरी गरीबी, बेरोजगारी, भीड़-भाड़, प्रदूषण, मलिन बस्तियां आदि जैसी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। क्योंकि जो उद्योग होते हैं वो कुछ ही इलाकों में लगते हैं कि जो कुछ ही शहरों में लगते हैं और इस प्रकार लोग जो बेहद गरीब वर्ग से आते हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। इस प्रकार ये कहीं बेरोजगारी और कहीं भीड़ भाड़, प्रदूषण, मलिन बस्तियों में जैसी समस्याएं वो वहाँ पे आकर रहने के लिए मजबूर होते हैं और गंदी बस्तियों में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थितियों के अनुसार। ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी ने शहरी समस्याओं को और भी बढ़ाया है। ग्रामीण के जो लोग बेरोजगार हैं वो आकर शहरों में बस जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी ने शहरी समस्या को और भी बढ़ाया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोगों की इतनी अधिक संख्या थी कि शहरी क्षेत्र उन्हें पूरी तरह से खपा नहीं सकते। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालों की एक बड़ी संख्या निरक्षरों और अकुशल कामगारों की होती है, जो किसी चीज़ का उनको ज्ञान नहीं होता है, किसी काम में निपुण नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग गांव से आते हैं और शहरों की भीड़ भाड़ का हिस्सा बन जाते हैं और हिस्सा बना देते हैं। इसलिए वे अपने को शहरी आर्थिक स्थिति के अनुसार ढाल नहीं पाते, जिसके कारण वे बेरोजगारी और गरीबी से ग्रस्त हो जाते हैं और असहाय स्त्रियों को अपनी जीविका के लिए मजबूरन वैश्यवृत्ति अपनानी पड़ती है। इस प्रकार से जहाँ एक और शहरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया विकास का लक्षण होती हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में इसका अपना प्रतिकूल पहलू भी है जो कि सामाजिक समस्याओं के रूप में उभरती है। तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है इसमें। तो आगे पढ़ते हैं। बस इसको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर ये वाला ख़त्म हो गया है। असल में चैप्टर जो होते हैं एक भाग, दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग, इसी में ही काफ़ी लंबी वीडियो चली जाती है। तो अभी तो मैंने ये ESO का ही स्टार्ट किया है, 116 का ही शुरू किया है। आगे हम ESO 2 दूसरा पार्ट करेंगे क्योंकि इसकी जो बुक्स होती हैं वो 6 बुक्स होती हैं।
इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती हुई बढ़ाने की भी। भारत में सामाजिक राज्य और राज्य व्यवस्था। भारत में सामाजिक समस्याओं को रोकने या उनके समाधान पाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सामाजिक समस्याओं को रोकने के लिए औपनिवेशिक काल के प्रारंभ में सती प्रथा, इस प्रकार कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक काल के प्रारंभ में सती प्रथा को मिटाने और ठगी पर नियंत्रण लगाने के लिए इस राज्य द्वारा कई कदम उठाए गए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर सामुदायिक और अंतर जातीय विवाह के लिए कानून अवसर प्रदान करने हेतु कई कदम उठाए गए। बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 में और 1829 में सती प्रथा को रोका गया। और इस प्रकार स्वतंत्रता काल में भारत ने एक लोकतांत्रिक, संप्रभुता संपन्न और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी समाज को गठित करने का संकल्प लिया। संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। छुआछूत की प्रथा को एक अपराध घोषित किया गया। हिंदू समाज में सामान्य तौर पर और हिंदू विवाह प्रथा में विशेष तौर पर सुधार किए जाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे कुछ विशेष उपाय अपनाए गए। युवाओं, बच्चों और सामान्य रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाए गए। भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गईं। 1970 के बाद गरीबी हटाने, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास, रोजगार सृजन के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रमों का प्रभाव भारत के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर दिखाई देता है। पर्याप्त उपलब्धियों के बावजूद भारत अभी भी गरीबी और बेरोजगारी और भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तंगहाली की जिंदगी जीने जैसे बहुत सी समस्याओं से ग्रसित है। स्वतंत्रता काल में भारतीय राजनीति और निर्वाचन प्रक्रिया अपनाया गया दृष्टिकोण भी हमारी बहुत सी सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो बस हमारा यहीं से है, बस यहाँ सारांश है, ख़त्म हो चुका हमारा चैप्टर। ये निर्वाचन प्रक्रिया की बात की जाए तो राजनीतिक दृष्टि से भारत में बहुदलीय प्रणाली है और संसदीय लोकतंत्र है। आदर्शतः राजनीतिक दलों का गठन सर्वहितवाद की विचारधारा पर होता है और नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे सर्वहितवाद के सिद्धांत पर अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे, मतलब सबके हित के सिद्धांत पर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, किंतु वास्तव में वशिष्ठवादी प्रवृत्ति, मतलब अपने ही जाति या धर्म के लोगों को चुनना, देश की निर्वाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी को भी इस बात का पता चल सकता है कि राजनीतिक दल संप्रदाय अथवा क्षेत्रीय संकीर्णता के आधार पर बनते हैं और राजनीतिक दलों तथा व्यक्तियों द्वारा जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक लाभबंदी की जाती है। एक तरह से लाभ ही उनको इस प्रकार होता है। इस प्रकार के राजनीतिक क्रियाकलाप स्वस्थ लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का नकार है। इससे अलगाववादी संघर्ष भी होता है और कमजोर वर्गों एवं भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रति अत्याचार भी बढ़ता है। इस प्रकार से वर्तमान स्वरूप की राजनीतिक कार्यशैली तथा निर्वाचन प्रक्रिया संप्रदायवाद और जातिवाद और समाज के भिन्न वर्गों के बीच संघर्ष की समस्याओं को जन्म दे रही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं क्या समस्याएं होती हैं। वोटिंग बैंक बना लिया जाता है लोगों को क्षेत्र के, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। तो ये चैप्टर हमारा देखो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट ये चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। ये सारे प्रश्न हैं जो आप देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बताइएगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर इसी का दूसरा लेकर आऊँगी। थैंक यू।